जियोलॉजी के बेसिक लेसन से। आप में कितने लोगों को पता है कि कितनी तरह की रॉक्स होती हैं? हाँ, आग्नेय, रेड मैग्नाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स। एब्सोल्युटली 3 तरह की रॉक्स होती हैं। अब ओरिजिनली सारी रॉक्स इग्नियस हैं, ये तो आपको पता है ना कि आज से कोई तकरीबन 4 अरब साल पहले गैस का एक गोला टूट के सूरज से अलग हुआ था, जिससे बाद में ये सारे प्लैनेट्स और ये सब कुछ बने। तो ओरिजिनली तो गैस थी, फिर वो कंडेंस हुई, फायर थी, और फिर धीरे 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 रॉक्स बनी। तो सारी रॉक्स का ओरिजिन इग्नियस है। उसके बाद ज़मीन ठंडी हुई, बारिश हुई, भूकंप आए, उथल पुथल हुई, समुंदर बने, और उसमें इग्नियस रॉक जो थी वो टूटी, क्रैक हुई। पानी के और हवा के और मिट्टी के एक्शन से वो इरोड हुई, और फिर वो नदियों में बहीं, और फिर वो नदियों की तली में जम गई वो मिट्टी धीरे धीरे धीरे, और उससे सेडिमेंट्री रॉक बनी। और जियोलॉजिकल मूवमेंट होती रही, ज़मीन में उथल पुथल होती रही, तो जो ऊपर थी रॉक्स वो ज़मीन में दब गई, और उनके ऊपर अरबों टन का वज़न पड़ा, सैकड़ों हज़ारों साल, करोड़ों साल, और उनकी शक्ल बदल गई। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फोस रॉक। जिस रॉक पे आप खड़े हुए हैं ये सेडिमेंट्री है, ये सैंडस्टोन है। ये जो दीवार बनी हुई है ये मेटामॉर्फोस रॉक की है। इसे दिल्ली क्वार्ट्ज कहते हैं। ये क्वार्ट्जाइट रॉक है, और ये अरावली से निकाली गई है। और दिल्ली में इग्नियस रॉक्स आपको नहीं मिलती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। वॉल्केनिक रॉक जो दिल्ली के आसपास नहीं है, पर जहाँ आपको मिलती है वो यहाँ मिलती है मध्य प्रदेश में, छतरपुर में, और दक्कन में। तो पूरा जो दक्कन प्लेटो है वो सब वॉल्केनिक रॉक है। तो दिल्ली में बेसिकली आपको ये 2 रॉक मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कैसी बिल्डिंग आप बनाएंगे वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कैसा है। ये सॉफ्ट रॉक है, इसमें कार्विंग हो सकती है। जिससे ये दीवार बनी हुई है ये बहुत ब्रिटल रॉक है, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर बहुत ब्रिटल है। तो आपने छेनी लगा के हथौड़ी मारी, वो स्प्लिंटर हो जाती है। जब तक आप इस स्टोन से बिल्ड कर रहे हैं आपको कार्विंग नहीं मिलेगी। तो जब तक दिल्ली में ऐसी सत्ता कायम नहीं हुई थी जिसने दिल्ली के बाहर भी दूर तक जिसका प्रभाव क्षेत्र था, जो राजस्थान में जिसका प्रभाव क्षेत्र था, जब तक हमारे पास सैंडस्टोन नहीं था। जब सैंडस्टोन आता है तब आप कार्विंग करते हैं, और जब आपको बहुत बारीक, बहुत खूबसूरत काम करना होता है तो आपको और भी सॉफ्ट स्टोन चाहिए होता है, संगमरमर, वो भी राजस्थान से मिलता है। तो जो पहला पीरियड है दिल्ली में जिसके बारे में हमको इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलती है, वो लगभग 12वीं शताब्दी से हमको मिलना शुरू होता है, जब से ये गुलाम वंश की स्थापना होती है। और उससे पहले हमारे पास पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्ली नहीं थी, वो अजमेर से राज करते थे। और उससे पहले हमारे पास अनंगपाल और सूरजपाल, तोमर वंश के राजाओं का जिक्र आता है, पर उनके कोई हमको हिस्टोरिकल साक्ष्य नहीं मिलते। एक सूरज कुंड है जो सूरजपाल के नाम से मशहूर है, लेकिन जिस शक्ल में आज हमारे पास है वो शक्ल है जो उसे फिरोज तुगलक ने दी थी। वो बहुत बुरी तरह टूटा फूटा था, उसकी मुरम्मत फिरोज तुगलक ने कराई थी। तो जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ है वो
सल्तनत पीरियड का है। अनंग पाल के समय में अगर था वो तो कैसा था हमको पता नहीं। तो सल्तनत पीरियड जो गुलाम वंश के वक्त से शुरू होता है, उस पूरे पीरियड में जो मेजर कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इस स्टोन से हुआ, इस पत्थर से। ये दिल्ली क्वार्ट्स कहलाता है और ये दिल्ली में अरावली में यही पत्थर मिलता है। इसके अलावा अगर आप 200 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो आपको पता है ना, अरावली दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात तक है। ये दुनिया के जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से एक है। जो दुनिया के 4 सबसे पुराने माउंटेन रेंज हैं, पर्वतमालाएं हैं, वो एक एंडीज़ है, एक रॉकीज़ है, ये दोनों अमेरिका में है, एक पेनाइन्स है जो इंग्लैंड में है, और एक अरावली। और ये सब के सब आज से लगभग 1500 मिलियन ईयर्स अगो बने थे। 1500 मिलियन ईयर्स। तो आपको एक कंपैरेटिव स्केल दे देता हूँ। हिमालय का निर्माण 200 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और अब भी हो रहा है। जिस शक्ल में हमको दिखता है ये आज से कोई 600 लाख साल पहले, 600 मिलियन ईयर्स पहले बना था। ये 1500 मिलियन ईयर्स पहले बना था और ये दुनिया की ओल्डेस्ट रॉक्स में से एक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये बहुत हार्ड है। दिल्ली में अरावली में ये पत्थर मिलता है। जब आप राजस्थान में चले जाते हैं तो अरावली में ही आपको सैंडस्टोन मिलता है और मार्बल मिलता है, और एक काला सा पत्थर होता है, वो भी सेडिमेंट्री है, जो कोटा स्टोन कहलाता है। एक पीले रंग का स्टोन है जो जैसलमेर स्टोन कहलाता है। एक भूरे रंग का स्टोन है जो उदयपुर स्टोन कहलाता है। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और ये सब अरावली से मिलते हैं। पर दिल्ली की हमारी किस्मत ऐसी है कि हमको ये पत्थर मिलता है। बदरंगा, टेढ़ा मेढ़ा, इसका कोई एक रंग भी नहीं है। देखिए कितने सारे रंग। बट पत्थर को ट्रांसपोर्ट करना तो आसान है नहीं। उस ज़माने में तो सड़कें भी नहीं थी और ट्रक भी नहीं थे, तो पत्थर को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता था। तो आप अगर पत्थर से निर्माण कर रहे हैं तो जो पत्थर आपके घर के आसपास मिलेगा उससे आप बनाएंगे, और उस पत्थर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ ही आपको काम करना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो बिल्डिंग हम देखने जा रहे हैं ये 1547 में कंप्लीट हुई थी, 1547, और ये ईसा खां का मज़ार है। ईसा खां कौन थे मैं आपको बताऊंगा। और जो आप देखने के आए हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ईसा खां के मकबरे के 22 साल के बाद बना, और 22 साल में मुग़ल सल्तनत इतनी फैल चुकी थी कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका अब उनके प्रभाव क्षेत्र में था, या राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन्होंने मुग़लों के साथ समझौते कर लिए थे, शादियां कर ली थी, सब कुछ हो गया था। तो अब राजस्थान से पत्थर आसानी से मिल जाता था, और जैसे ही आपको सॉफ्ट स्टोन मिलना शुरू हुआ तो आपने हुमायूं के मकबरे जैसी बिल्डिंग बना ली। उससे 22 साल पहले वो पत्थर नहीं था, वो स्किल्स भी नहीं थी आपके पास, वो टेक्नीशियंस भी नहीं थे जो ईरान से हुमायूं अपने साथ लेके आया था, वो नहीं थे, वो स्किल नहीं थी और वो मटेरियल नहीं था। तो हम ऐसी बिल्डिंगें बनाते हैं। लेकिन इन बिल्डिंगों में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जिनको समझने के बाद आपको हुमायूं का मकबरा समझने में आसानी मिलेगी, आसानी होगी, और किस तरह हमारे देश में वास्तुशिल्प का, आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन हुआ है उसको समझने में आसानी मिलेगी। और आप वो कनेक्शन भी देख पाएंगे जिनके बारे में हम बात करते हैं कि हमारी सभ्यता मिली जुली सभ्यता है, और उसकी सबसे बड़ी एविडेंस आपको बिल्डिंगों में मिलती है, और उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है, आर्च है। इस आर्च को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 इसमें पिलर्स हैं
उसके ऊपर ये 2 लाल रंग के पत्थर हैं जो थोड़े से आगे बढ़े हुए हैं। उसके ऊपर 2 और पत्थर हैं जो थोड़े से और आगे बढ़े हुए हैं। फिर 2 और पत्थर हैं, फिर 2 और पत्थर हैं और फिर ऊपर एक स्लैब है। हमने जब निर्माण करना शुरू किया, पहले तो हम केव्स में रहा करते थे, जो किसी पहाड़ का छज्जा मिल गया, कुछ वहाँ पेड़ के छाए में रहते थे। जब हमने निर्माण करना शुरू किया तो पहले हम लकड़ी से बनाते थे। जो पहली झोपड़ी इंसानों ने बनाई होगी और उसमें अगर दरवाज़ा था तो शायद 2 पेड़ काट के ज़मीन में गाड़ दिए, 2 तने, और उसके ऊपर एक तना और रख। ये पहला दरवाज़ा बना। और उसके बाद कि वो जानवर अंदर न घुस जाए, उसके आगे कांटे वांटे ढेर कर दिया करते थे। हटाया, निकल गए, फिर अंदर आए और कांटों से खींच के उसके सुराख को बंद कर दिया। फाटक उसके बाद बने, किवाड़, कुंडियाँ, ये सब बाद में बनी हुई। पहले ये 3 बने। धीरे धीरे हमारे काम करने के औजार विकसित हुए, क्योंकि इंसान लगातार अपना लेबर बचाने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन को वो इम्प्रूव करता रहता है। फिर हमने लकड़ी को काटना, तराशना सीख लिया और हमने लकड़ी में जोड़ लगाना सीखा। जो जैसे हम चूल बिठाते हैं, तो उस तरीके से हमने फिर दरवाजे बनाने शुरू किए। 2 पोल्स और एक बीम ऊपर, ये पोस्ट एंड लिंटेल कहलाता है। और ये से जो फॉर्म बनती है उल्टा यू, इसको हम ट्रेबिएट कहते हैं, ट्रेबिएटेड ओपनिंग। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की टर्म्स हिंदी में नहीं है हमारे पास, और उनका अनुवाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उल्टा यू मतलब, हाँ, ये इसको आप पलट देना। अच्छा, इसको आप छोड़ दीजिए। आप ये देखिए, ये 2 पिलर और ऊपर ये उल्टा यू हो गया ना, इसको आप यू बन जाएगा। इसी शक्ल में हमारी चौखट बनती है। हाँ, खिड़कियों के फ्रेम बनते हैं, दरवाज़ों की वो वैसे बनते हैं। 2 लकड़ी के पीसेज और एक तीसरा पीस उसमें फिट किया। सैकड़ों हजारों साल के बाद हमने आज से लगभग 4000 साल पहले हमने एक्सीडेंटली कार्बन स्टील बना। आयरन हमारे पास था, हम जानते थे लोहे को, मिनरल्स को पिघला के और हम उसमें से लोहा निकालते थे, पर वो लोहा बड़ी जल्दी टूट जाता था, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती थी। एक्सीडेंटली हमने कार्बन स्टील बनाई। हमको कार्बन वार्बन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्रोसेस में लोहे को गला के और उसको जमा के और सांचे में उतारने की प्रोसेस में कहीं ऐसा हो गया कि वो कोई एक प्रोसेस हमने की जिससे वो कार्बन स्टील बन गया। और उस कार्बन स्टील की खासियत ये थी कि उसमें धार लग जाती, और धार उसकी इतनी तेज होती थी कि वो पत्थर को काट देती। जब उसमें पत्थर काटने की क्षमता आई, उससे पहले पत्थर कटे नहीं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि ये मंदिर 50,000 साल पुराना है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि 50,000 साल पहले हमारे पास पत्थर काटने की क्षमता ही नहीं थी। ये क्षमता दुनिया भर में नहीं थी आज से 5,000 साल पहले। दैट इज व्हेन द आयरन एज बिगिंस। आयरन एज से पहले और आयरन एज के साथ ही स्टील की एज शुरू नहीं हो जाती। आयरन एज शुरू होने के कुछ समय के बाद, उस वक्त तो हमने तीर बना लिए थे, तो शरीर में से पार होने के लिए तीर जितनी शक्ति तो लोहे में थी, लेकिन पत्थर काटने वाली नहीं थी, जब तक हमारे पास कार्बन स्टील नहीं। जब कार्बन स्टील बना तो हम लकड़ी से शिफ्ट करके पत्थर में गए और हमने पत्थर से इमारतें बनानी थी। अभी हमको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखना था। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान किया हो, लाइब्रेरी में, घर में, बुक शेल्फ में। जी, कार्बन स्टील का इजाद कब हुआ था, किस समय? कार्बन स्टील को लगभग 4,500 साल पहले, स्टील 5,000 साल पहले, और उसके 500-700 साल के बाद कार्बन। सर, नंबर्स बस इंग्लिश में रेफर कर देंगे क्या? हाँ, 4,500, about 4,500 years ago is when we discover iron steel, carbon steel. Now,
अब हम पत्थर से बनाने लगे। ना लकड़ी में एक क्वालिटी होती है जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, लचक। तो पतली सी टहनी पर भी आप बैठ के झूल लेते हैं, वो टूटती नहीं है। लेकिन अगर उतनी ही पतला अगर लोहे की रॉड होती और उसको आप ऐसे ऐसे हिलाते तो वो टूट जाए। स्टोन नहीं, मेटल में होती है, पत्थर में वो लचक नहीं होती। तो अगर आपने लकड़ी का जो फ्रेम था उसकी जगह पत्थर का फ्रेम बना दिया और बड़ा सा फाटक बना दिया, तो वो जो ऊपर की बीम होती थी वो अपने वजन में टूट जाती। स्टोन में टेंसाइल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होती। तो अब आपने एक मंजिला बिल्डिंग बना ली, ठीक है। दूसरी मंजिल जब आपने बनाई तो जो आपका बड़ा सा दरवाजा था उसके ऊपर दीवार आ गई, वो वजन वो बीम ले नहीं पाती थी, वो टूट जाती। तब इसका आविष्कार हुआ। ये कॉर्बेल है। इसमें क्या है, वो बीम ऊपर है, उस बीम को नीचे से सपोर्ट दी गई, ठीक। और अब इसके ऊपर आप निर्माण कर लीजिए। नीचे से पत्थरों ने सपोर्ट किया हुआ है, तो अनसपोर्टेड तो वो छोटा सा हिस्सा है ना बीच में, बाकी तो सबके नीचे सपोर्ट है, तो आप बिल्ड कर सकते हैं। ये मेहराब थी, आर्च थी जो हमने बनाई। ऐसी ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये आर्चेस बनी। किसने पहले बनाई कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में हमको ये सुमेर में मिलती है, ये हमको इथोपिया में मिलती है, ये हमको मलाया में मिल जाती है, दुनिया भर में मिलती है अलग अलग समय पर। लेकिन ये हर देश में, क्योंकि लकड़ी से पत्थर का ट्रांजिशन हुआ, फिर ये प्रॉब्लम सब सामने आया और उसके बाद उसका सोल्यूशन। हमारे यहाँ जितने भी पुराने मंदिर हैं, आप लोगों ने कोई पुराने मंदिर देखे हैं हिंदुस्तान के? जी। खजुराहो देखा है, कोणार्क देखा है, रामेश्वरम देखा है। हाँ जी, रामेश्वरम। इन सारे टेम्पल्स का जो मुख्य द्वार है उसमें ऐसी एंट्री, ठीक। और उसमें ये जो लाल पत्थर के ऊपर जो तीसरा पत्थर है उस पर एक आकार खुदा हुआ। क्या है वो आकार? हाथी है, हाथी। वो हाथी का सर, ये हाथी वो माथा है, वो सूंड है, वो सूंड के ऊपर कुछ फूल सा बना दिया। इसको गजलक्ष्मी कहते हैं। गजलक्ष्मी। लक्ष्मी के राइट और लेफ्ट पे हमेशा सफेद हाथी होते हैं। वो कौन सा हाथी है? ऐरावत। वो हमेशा लक्ष्मी के राइट और लेफ्ट पर होते हैं। और लक्ष्मी न सिर्फ ये कि वो धन की, दौलत की देवी है, वो गुड ओमेन की भी देवी है। जैसे लक्ष्मी और गणेश दोनों गुड ओमेन के गॉड हैं। तो हर मंदिर का प्रमुख द्वार उसमें गजलक्ष्मी होते हैं, क्योंकि ये मुख्य द्वार है, ऑस्पिशियस है, तो उसमें हाथी के सर बनाए जाते थे। जो लक्ष्मी के साथ रहते हैं वो बनाए जाते थे। तो ये गुड ओमन था, ये अच्छा शुभ मुहूर्त होती थी अगर आप उस पर बना देते। तो ये हमारे मंदिरों में हाथी के सर बने हैं और सारे हमारे पुराने मंदिरों के मुख्य द्वार पर ये हाथी का सर दोनों बने हैं। जी। ये जो सेकंड वाले में वो मुंह जैसा बनाया आप, जैसे इधर हाँ, सेकंड वाले में हाँ, ये जो नीचे लाल पत्थर है उसके ऊपर एक थोड़ा सा उसके ऊपर जो बना हुआ है वो हाँ। तो अब ये तय हो गया कि हर महत्वपूर्ण बिल्डिंग पर कि मेन गेट के ऊपर कम से कम गजलक्ष्मी होगी। जी सर, ये तो मतलब मुस्लिम इस्लाम मैं वहीं आ। अब क्या हुआ? अब ये लोग आ गए खैबर पास पार करके। इससे पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े महल बनते थे और मंदिर बनते थे। ये लोग आए, ये महल तो बना रहे हैं
ये मंदिर नहीं बना रहे, ये मस्जिदें बना रहे हैं और मकबरे बना रहे हैं। इनके जो राजा वाजा मर गए वो या बड़े सूफी संत मर गए, उनके लिए मज़ार बना रहे हैं। कारीगर कौन है? कारीगर सारे हैं। बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाला तुर्की से आ सकता है, इस्फहान से आ सकता है, आर्किटेक्ट बाहर का हो सकता है, लेकिन पत्थर तराशने वाला उसे उतने सारों को कौन लेके आएगा वहां से? फौजें हमेशा किसानों के बेटे होते हैं और लोकल किसान के बेटे। राजा कहीं का भी हो सकता है, मरने वाला किसान का बेटा होता है। आज भी वही मरता है, ठीक है। हुकूमत किसी की भी, मरता किसान का बेटा है। और कारीगर जो है वो लोकल था, इतने सारे कारीगरों को कौन लेके आया? अब ये कारीगर जो है, इसमें से हर एक ने अपने बाप से सीखा है, उसने अपने बाप से सीखा है, और ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। और उस परंपरा में ये था कि हर बिल्डिंग का प्रमुख द्वार उस पे हाथी का, गजलक्ष्मी। यहाँ आर्किटेक्ट ने कहा सॉरी, ये यहाँ हमारे यहाँ जानवरों की आकृति बनाने की परमिशन नहीं, हमारे धर्म में मनाही है, तो यहाँ ये मत बनाओ यार, वो मौलवी साहब बुरा मान जाएंगे। अब वो क्या करे? उसने तो ये सीखा है कि ये तीसरा पत्थर गजलक्ष्मी होगा, और ये आर्किटेक्ट कह रहा है कि नहीं हो सकता। तब कॉम्प्रोमाइज। हाथी के दांत जो ऐसे भी दिखाने के होते हैं हटा दिए जाते हैं, उसके कान और आंख वो हटा दिए जाते हैं। एक चीज वो बचा के रखता है, क्योंकि उस कर्व से इसका आकार बनता है, और इसके जगह अगर वो चौकोर पत्थर लगा देगा तो इसकी एस्थेटिक्स खत्म हो जाएगी, तो इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो वो जो असेंशियल एलिमेंट है, और ये हाथी की सूंड है जो उसे बाकी सारे जानवरों से अलग करती है, किसी और जानवर की सूंड नहीं। तो अगर आप लोग, जब आप आर्ट वार्ट आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको रूल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बताए जाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन में क्या है? आपने सिर्फ सूंड बचा ली और हाथी आपके पास है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं, जिनके विश्वास, जिनकी वर्ल्ड व्यू, विश्व दर्शन अलग होता है, वो हमेशा एक दूसरे का गला नहीं काटती। वो भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ रहना सीखती हैं, और उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़, ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। पर ये मैंने आपको छोटी स्टोरी सुनाई। इसके पीछे आप देखिए मेहराब है, हाँ? तो ये आर्च जो है ये हिंदुस्तानी है। आर्च को मध्य एशियाई लोग हिंदुस्तान लेके आए, वो उनकी भी नहीं है, उनको तुर्कियों से मिली, पर वो तुर्कियों की भी नहीं है। तुर्कियों को रोमन्स से मिली, पर वो रोमन्स की भी नहीं है, वो सुमेरियंस की। और सुमेर के लोगों ने, जैसे मोहनजोदाड़ो में अंडरग्राउंड वाटर वर्क थे ना, सुमेर के भी सारे शहरों में अंडरग्राउंड वाटर वर्क थे, और उनको अपने मोहनजोदाड़ो में तो उसे ढकने के लिए हम उसके ऊपर पत्थर की स्लैब रख देते थे, या बड़ी बड़ी ईंटें रख देते थे जी। यस, बट आई टेक, यू नो वेयर इट इज, just go straight down, yeah, and you'll come to the central arch, but don't go inside, turn left, bathroom. Yeah, so where were we? पानी, हाँ, तो वो उस अंडरग्राउंड वाटर चैनल को कवर करने के लिए आर्च बना। रोमन्स ने वहाँ डिस्कवर की। नहीं, बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं, बैठ जाओ। Any one of you wants to sit down, please. तो वहाँ से रोमन्स के पास, वहाँ से तुर्कियों के पास, तुर्कियों से सेंट्रल एशिया, वहाँ से यहाँ आर्च पहुँची। अब आर्च यहाँ पर आ गई। ये जो निर्माण है और आर्च के निर्माण में एक बड़ा फर्क है। हम बड़े बड़े पत्थरों से बनाते हैं, आर्च बनती है इतने छोटे छोटे पत्थरों से।
इससे भी छोटे छोटे पत्थरों से, जो वेज शेप होते हैं। पिज्ज़ा तो आप लोग खाते हैं, पिज्ज़ा हमेशा वेज शेप में होता है। अगर आप एक आधा पिज्ज़ा ले लें और उसके बीच में से एक पट्टी काट दें तो आपको 8 मिल जाएगी, और सबके सब इस शक्ल के पीसेस होंगे। एक आउटर सरकमफ्रेंस है, एक इनर सरकमफ्रेंस, और इनको जोड़ने के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल किया। इन दो पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्लास्टर बनता था, ईंटें बना के चूरा कर लेते थे और उसमें चूना मिलाते थे, उसमें पानी मिलाते थे, उससे प्लास्टर था। ये प्लास्टर हिंदुस्तान में 12वीं शताब्दी में आया, और प्लास्टर के इस्तेमाल से मेहराब बनाना भी हिंदुस्तान में वो और उसके 100 साल के बाद आया, 13वीं शताब्दी में, 1297। उससे पहले हमारे पास मेहराब नहीं। अब जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता था वो उसमें मेहराब बनाता था, लेकिन हमारे जो बिल्डर्स थे, हमारे जो कारीगर थे, उनको लगता था ये तो टूट जाएगा, ये कच्ची है, ये इतने से पत्थर। उसको तो बताया गया था कि शक्ति साइज से आती है, बड़े बड़े पत्थरों से बिल्डिंग मजबूत होती है, यहाँ उसको छोटे छोटे वेजेस से। दूसरे, निर्माण में बड़े पत्थर खत्म, ये चूरा, टेढ़े मेढ़े कटे हुए पत्थर, इससे निर्माण होने लगा, और इस पत्थरों को जोड़ने के लिए ये प्लास्टर इस्तेमाल होने लगा। अगर आप इसे यहाँ पास से देखेंगे, ये ईंटों का चूरा है, और ये जो काला हो गया है ये चूना। इस प्लास्टर को सूखने में 1 साल, तो ये नई टेक्नोलॉजी आई बनाने की। उससे पहले चूने से बना रहता है, इसलिए हाँ, चूने से मिला चूने को सूखने में टाइम लगता है। तो ये जब कला, निर्माण कला आई, तो पुरानी कला के बदले, पुराने में क्या होता था, हम पत्थरों को काटते थे और बहुत एक्यूरेटली काटते थे, इतने एक्यूरेटली काटते थे कि एक पत्थर को दूसरे में फिट किया जाता। जो नीचे का पत्थर है उसमें एक सुराख होगा, उसमें ऊपर वाला पत्थर फिट होगा, और वो ऐसे फिट होगा, जैसे लकड़ी की चूल फिट होती है। मैंने आपको क्या बताया था, हम पहले लकड़ी से बनाते थे, फिर हमने पत्थर में, और हमने लकड़ी की जॉइंटिंग टेक्निक पत्थर में ट्रांसपोर्ट की, और उससे हम बनाने लगे, और दुनिया भर में ऐसा बनता था। प्लास्टर का इस्तेमाल बाद में हुआ। अब जहाँ हिंदुस्तान में प्लास्टर इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक तो हमारे बिल्डर को ये परेशानी थी कि पत्थर काट ही नहीं रहे, ये चूरे से बना रहे हैं, फिर इस चूरे को जोड़ने के लिए प्लास्टर डाल रहे हैं, और फिर हमको कह रहे हैं कि छत का वजन उठाने के लिए ये नहीं बनेगा, वो बनेगा मेहराब, जो इन छोटे छोटे पत्थरों से बनी है और जो प्लास्टर से चिपकाए गए। उसको लगता था ये टूट, और ये अगर टूट गया तो गर्दन तो मिली, क्योंकि आर्किटेक्ट को फीस लेके कट लेगा। वो जो आज भी आर्किटेक्ट यही करता है ना, बिल्डिंग बना के बोले फीस ली और चल दिए। उसके बाद तो ठेकेदार जो है वो कहता है जी क्या बना के गए, और ये बिल्डिंग तो टिकेगी नहीं, पर फिक्र ना करो मैं ठीक कर दूँ। मेरा तो काम यही है जी, पीढ़ियों से हम लोग यही करते हैं। जितनी बार उसको मेहराब दी गई, उसने उसके अंदर कॉर्बेल की, और ये 300 साल हुआ। ट्रू आर्ट आर्किटेक्ट ने बनाई, और हमारे मेसन ने उसमें कॉर्बेल। अब ये कहनी जा रही जी पक्की हो गई, अब मेरी गारंटी है। सर कॉर्बेल मतलब? ये जो फॉर्म है इसे कॉर्बेल कहते हैं, ये कॉर्बेल आर्च है। पहले जो थी स्ट्रेट, वो ट्रेबिएट थी, ये उससे इवॉल्व होकर कॉर्बेल बनी है, और वो जो अंदर है वो ट्रू आर्च। मैंने यहाँ इतना टाइम इसलिए लगाया है कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनको आप समझ लेंगे तो आप आर्किटेक्चर को समझने में आपको कभी परेशानी नहीं है, कहीं कहीं दुनिया में कहीं चले जाइए। The other thing that I have told you is the shift from material. आप जो भी बना रहे हैं वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपको क्या बनाना, आपके पास क्या मटेरियल, कैसे मौसम में आप रहते हैं,
और आपके पास क्या टेक्नोलॉजी। इन 4 चीज़ों से आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। और ये चारों चीज़ें अलग अलग वेरिएशन में दुनिया भर में होती हैं। तो ये जो हमको पढ़ाया जाता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हिंदू आर्किटेक्चर एंड समथिंग कॉल्ड इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये बकवास है। इसको जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ योर ब्रेन। हिंदू आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं और इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की कोई चीज़। आर्किटेक्चर किसी एक ऐतिहासिक काल में विकसित होता है, किसी विशेष क्षेत्र में विकसित होता है, किसी सांस्कृतिक मुहिम या आंदोलन के दौरान विकसित होता है। तो अगर आप यूरोप के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और अब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में उसका जिक्र बार बार आएगा। देयर इज रेनेसां आर्किटेक्चर, रेनेसां काल में जो आर्किटेक्चर, बरोक आर्किटेक्चर जो रेनेसां के बाद आए, गॉथिक आर्किटेक्चर, नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर, क्लासिकल आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, ये सब बताया जाता है। यह बताया जाता है हिस्पैनिक आर्किटेक्चर जो स्पेन में डेवलप किया, पोर्चुगीज आर्किटेक्चर, स्लाविक आर्किटेक्चर जो रशिया में हुआ, या प्रशन आर्किटेक्चर जो जर्मनी में डेवलप किया। इसमें कहीं क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का नाम तो नहीं आ रहा ना, कभी नहीं आता। और हमने कभी ये सवाल नहीं किया कि अगर हिंदू आर्किटेक्चर है और मुस्लिम आर्किटेक्चर है और सिख आर्किटेक्चर है तो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। हमने सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज ने हमको बताया कि हिंदू आर्किटेक्चर होता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर। और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है? उसका रेनेसां होता है, उसका बरोक होता है, उसका आर्किटेक्चर सेकुलर है और हमारा आर्किटेक्चर कम्युनल। ये कैटेगरीज अंग्रेज पैदा करते हैं। ये डिवाइड एंड रूल ऐसे नहीं हुआ था, इसके पीछे बड़ी सोच समझ के काम किया गया और हम उसी भजन को गा रहे हैं और एक दूसरे का गला काट रहे हैं। वो 4 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, टापू, जिनसे मिलके इंग्लैंड बना। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ वेल्श आर्किटेक्चर है, स्कॉटिश आर्किटेक्चर है, आयरिश आर्किटेक्चर है और इंग्लिश आर्किटेक्चर है। उन 4 आइलैंड्स को उठा के अगर आपने यूपी में ड्रॉप कर दिया या मध्य प्रदेश में ड्रॉप कर दिया, अगले दिन ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, इतना छोटा है उसका आकार। पर वहाँ 4 तरह का आर्किटेक्चर है। हमारे यहाँ चंदेल आर्किटेक्चर नहीं है, चेरा आर्किटेक्चर नहीं है, चोला आर्किटेक्चर नहीं है, बुंदेल आर्किटेक्चर नहीं है, जैसलमेर का आर्किटेक्चर नहीं है, जोधपुर का नहीं है, बंगाल का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, कांगड़ा का नहीं है। हमारे यहाँ सब हिंदू आर्किटेक्चर। जबकि आप इन मंदिरों को देखिए तमिलनाडु से और केरला तक या वहाँ तक कश्मीर तक, हिमाचल तक, जिस मटेरियल से मंदिर बने हैं वो अलग है, उनके आकार अलग हैं और जिन भगवानों की पूजा की जाती है वो भी अलग है। मतलब आप में से कोई साउथ इंडिया से है, तमिलनाडु से है, कोई कर्नाटका, केरल। As far as I know, the biggest god in Tamil Nadu is Murugan. आप में से कोई जानता है मुरुगन? नॉर्थ इंडिया में उसकी पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा पे हम लोग पतंग उड़ाने जाते हैं। कार्तिकेय और मुरुगन इज द बिगेस्ट गॉड इन द सन। और मुरुगन को बलि होती है रेगुलर। चिकन इज द फेवरेट मुरुगन का, नहीं? ऑल्सो ब्लैक गोट्स। तो मुरुगन को लगातार वो रिलीजन, रिचुअल सब अलग है। वो आज हिंदू आर्किटेक्चर कैसे हो गया? यू नो, सिमिलरली मोरक्को से लाहौर तक इस्लामिक आर्किटेक्चर। वो लिबियन क्यों नहीं, वो इराकी क्यों नहीं, वो ईरानी क्यों नहीं? वहाँ तो हर 200 किलोमीटर के ऊपर यू हैव इटालियन आर्किटेक्चर, स्पेनिश आर्किटेक्चर, हिस्पैनिक आर्किटेक्चर। यहाँ हज़ारों किलोमीटर तक सिर्फ इस्लामिक या सिर्फ हिंदू। ये डेलीब्रेट करना
And this is something that we need to remember, because based on this they created this idea that there is a Hindu mind and there is a Islamic mind. Nobody talks of a Christian mind. You see how deep this has gone. Yes, sir. So yeah, when you are looking at architecture or any expression of the creative art, don't look at it from the religious perspective. So, sir, architecture also plays a very important role in ideology. Absolutely, absolutely. अब ये जो है ये पठान आर्किटेक्चर की फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. एंड व्हेन वी गो इनसाइड यू विल सी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्शियन. दोनों मुसलमान, दोनों का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग. सो दीज आर थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. तो ये नॉट ओनली लुकिंग एट आर्किटेक्चर, लुकिंग एट ऑल क्रिएटिव एक्सप्रेशन दिस विल बी. Yes, sir. कोई क्वेश्चन? जो हमारी जैसे रिलीजियस किताबें हैं उसमें मंडप के बारे में बताया जाता है, तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो फिर कहाँ से डेवलप हुआ मंडप का? रंग मंडप नहीं, रंग मंडप ही नहीं, मंडप इन द सेंस कि छोटा सा घर, कोई सा भी मंडप हो सकता है, चाहे वो एक मुंडन में इस्तेमाल हो, चाहे विवाह में इस्तेमाल हो, चाहे फिर रंग मंडप हो, चाहे कोई सा भी, वो मंडप का आर्किटेक्चर वो कहाँ से आया? वो अलग अलग जगहों पे विकसित हुआ है. अब जैसे ये है, ये सब डोम है. हाँ? इस डोम के एवोल्यूशन की एक टोटली डिफरेंट कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा. ये कैसे इवॉल्व हुआ, और ये बिना आर्च के नहीं बन सकता. जब तक आर्च नहीं है, जब तक मंडप, ये डोम संभव नहीं. हमारे यहाँ मंडप बनता है 4 पिलर्स के ऊपर, और उसके ऊपर कोन की शेप होती है. जो शिखर, मंदिर का शिखर जो है, ये वहाँ से वो इवॉल्व हुआ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके ही ऑफ शूट में आपके पास मंडप बना. और हर मंदिर में छोटा सा मंडप होता है. मंडप बड़े क्यों नहीं होते, बहुत बड़े मंडप क्यों नहीं होते? डोम का इस्तेमाल हिंदू टेम्पल्स में क्यों नहीं होता? अब होने लगा है अक्षरधाम में, लेकिन ये हिंदू धर्म नहीं है, कुछ और हो रहा है. ये कुछ और हो रहा है. नारायण स्वामी तो कुछ, वो तो नारायण स्वामी की पूजा होती है ना वहाँ पर, स्वामी नारायण, हाँ, वहाँ स्वामी नारायण की पूजा होती है, कृष्ण जी की तो नहीं होती. तो ये कुछ नया हो रहा है. हिंदू धर्म में कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप की कोई जगह नहीं है. इसलिए हमारे जो मंदिर हैं उनका गर्भगृह छोटा होता है. कितना ही बड़ा मंदिर क्यों ना हो, उसे गर्भगृह कहते हैं. गर्भगृह बाय डेफिनेशन हैज टू बी स्मॉल. It is a space where the worshipper is in the exclusive company of the God, like a child is in the womb of his mother. इसलिए वो गर्भगृह कहलाता है. It is a private space, and that is why you always have the image of the God, a priest and a worshipper. सर एक क्वेश्चन और था जी. ये आइडियोलॉजी और इस पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी से क्वेश्चन है कि कल्चर, कस्टम और वर्शिप जिसकी हम कर रहे हैं, भगवान, और सब कुछ चेंज हो रहा है, बहुत वैरायटीज़ आ रही है. जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी है चीज़ों में, लेकिन सर जब आर्किटेक्चर की बात आ रही है तो हम उसको हिंदू बोल रहे हैं. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, कि हम अपनी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं बट हम बोल रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ वन रिलीजन. तो ये क्या है? देखिए, रिलीजन ना, हाउ रिलीजन ऑपरेट्स, इट्स अ वेरी क्लेवर ऑपरेशन. इट्स अ वेरी क्लेवर ऑपरेशन. इस वक्त जिस की सबसे ज़्यादा पूजा की जा रही है, वो किसकी की जा रही है? शिव, हाँ? राम की साथ कृष्ण, नहीं, नहीं. आजकल सबसे ज़्यादा पूजा की जा रही है, वो एक मुस्लिम सूफी था, साईं बाबा. साईं बाबा. वो मुस्लिम सूफी था, और वो 1921 में मरा है. 1921 में. और 1921 से 2021, 100 साल के अंदर उसको
हिंदू भगवान बना दिया गया है। और अब वो आरएसएस का फेवरेट ठीक है। तो हाँ, हे भगवान, बिल्कुल। तो रिलीजन जो है बड़ी स्पीड से जो कुछ नया हो रहा है उसको अपना बना देता है। रिचुअल में भी ये होता है। आप लोगों ने शादियां जरूर अटेंड की होगी। तो एक तरफ लड़की होती है और लड़की के माता पिता, एक तरफ लड़का, लड़के के माता पिता, और सामने पंडित जी, और वो सारे रिचुअल हो रहे होते हैं। उसके बाद सडनली वीडियो कैमरा आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है। अगर पंडित जी के कंधे के पीछे से आप शूट करेंगे लड़के लड़की को, तो पंडित जी की तस्वीर नहीं आने वाली। लड़के के ओवर द शोल्डर लड़के से के ऊपर से शूट करेंगे तो लड़का नहीं आएगा, लड़की और पंडित जी आ जाएंगे। बट एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन कैमरा। अब आप देखिए शादी कैसी होती है। वो जो आहुति के चम्मच है ना, वो 2-2 गज के हो गए। ये वीडियो ने किया है। जी, वरमाला एक्सचेंज होती है। मुझको अगर आपको यकीन नहीं आता, एक फ्रेंच मैन की किताब है अबाउट हिंदू कस्टम, 18th सेंचुरी की लिखी हुई है। उसमें उसने जितनी तरह की शादियां हिंदुओं में होती हैं उनकी उसने लिस्ट दी। सर क्या नाम बताएं? हिंदू कस्टम्स। I'll send you that name of the book if you are interested and the name of the author. Okay. तो वो 7 या 8 तरह की शादियां बताता है, और उसमें सिर्फ 2 शादियों में वरमाला एक्सचेंज होती है। सिर्फ 2। एक तो स्वयंवर, जो केवल राजपूत कर सकते थे, दूसरों को उसका अधिकार नहीं था। और उसके अलावा गंधर्व, कलाकार लोग, क्योंकि कलाकार लोग जो थे वो तो इन सब चीजों को मानते नहीं थे। वो प्रेम हो गया, साथ रहने लगे। तो कहने लगे कि नहीं यार, देखो ये तो बुरा है, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो कर लो, एक माला बदल लो, भगवान के सामने एक एक माला डाल लो एक दूसरे के ऊपर, उससे हम तुम्हें मान लेंगे तुम्हारी शादी। इन 2 के अलावा कहीं वरमाला का इस्तेमाल नहीं होता था। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स। फिर क्या हुआ, हमने फिल्में बनानी शुरू की। लड़का लड़की भाग के मंदिर में शादी कर रहे हैं, माला बदल रहा है। वहां से हमारी शादियों का हिस्सा बन गया। दिस इज नॉट इवन 100 years। तो रिलीजन इतनी स्पीड से नई चीज़ों को एडॉप्ट करता है और अपना हिस्सा बना लेता है। अब सारे हिंदुस्तान में करवा चौथ के व्रत रखे जा रहे हैं। नॉट इवन 30 years। गुजरात में मनाए जाते थे करवा चौथ, पंजाबी खत्री मनाते थे, यूपी के कायस्थ मनाते थे, और कोई नहीं मनाता। पहले तीज ही होता था। हाँ, तीज और तीज भी कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं था। ये बहुत हार्ड होता था। हाँ, उसको, हाँ, हाँ, उसको हाँ, मतलब वो इससे बहुत ज्यादा वो हार्ड होता था। और लेडीज वही बनाती, दादी टाइप के लोग हैं, मतलब हमारे वो तो बनाते थे करवा चौथ 60s में। हाँ? कौन आप हैं कहाँ के हैं? हिमाचल। हिमाचल। कौन सी कम्युनिटी है आपकी? हाँ, तो हिमाचली में से दिल्ली में रहते हैं पंडित। चेक कीजिएगा करवा चौथ। एंड इन एनी केस इट वाजंट सच अ बिग थिंग। मतलब मैंने जब तक वो एक सीरियल आया था ना, टाट भी कभी दरी थी, हो गया। लेकिन सर ऑलमोस्ट होता था, रिसेंट में कुछ ज्यादा हो गया। नहीं, उस सीरियल में मैंने पहली बार करवा चौथ देखा। करवा चौथ होता है, आई हैव नो आइडिया। मेरी दादी लोग करती I had no idea, and I have lived all my वो life बहुत in पुरानी Delhi समय की and बात in Aligarh. But I सुना had तो no idea, and I had lot of Hindu आई friends. नो। हाँ, केरला में कोई क्या सीन था? Anyway, these are things that we can talk about. सर लेकिन जैसे अगर आपने कहा कि सिनेमा